प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र निबंध एवं अन्य विधाएं क्रमशः हम पढ़ रहे हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है से निबंध बेतवा की धार पर, बेतवा के तीर पर। हमने कल इस निबंध को शुरू किया था और शुरू करने के साथ ही मैंने बताया था कि कवि केशव की जन्मस्थली और निवास स्थली के संरक्षण के लिए, उसके पुनरुद्धार के लिए लेखक चिंताकुल है और प्रयासरत है। केशव परिषद और वहाँ की राज्य सरकार, विंध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने इसे अपने हाथ में लिया है और उस भवन का जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार और मरम्मत कार्य करवा रहे हैं। इसी संदर्भ की व्याख्या, इसी प्रसंग की चर्चा करते करते लेखक मिश्र जी ये कहते हैं कि उन्हें याद आता है कि कवि केशव जो रीतिबद्ध कवि था, रीतिकालीन कवि था, राज्याश्रय में रह रहा था और उसने जहांगीर जस चंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, वीर सिंह देव चरित जैसे कई ग्रंथों की रचना की, सर्जना की, वो इसी दालान में बैठकर की होगी। तो ऐसा लगा कि वह अपने जीवन के झंझटों से मुक्त होकर के इस एकांत में यहाँ बैठ करके अपनी लेखनी चलाते होंगे। देखिए, लेखक विद्यानिवास मिश्र बड़ी लालित्यपूर्ण शैली में इसका वर्णन करते हैं और ये कहते हैं कि कौन जाने जीवन के अंतिम भाग में घर गृहस्थी की झंझटों से मुक्त होकर, अपने आश्रयदाता के व्यवहार से उदासीन होकर एकांत रूप से यहाँ साधना करने बैठे होंगे और इस दालान में जाने कितनी संध्याएं उनकी काव्य चर्चा और मर्मज्ञ प्रवीण राय की मर्म स्पर्शनी समालोचना से मुखरित रही होगी। क्योंकि केशव के जीवन का अंतिम भाग काफ़ी दग्धता और विरक्ति से भरा हुआ है, पर इतना स्पष्ट है कि प्रवीण राय के साथ उनकी साहित्यिक मैत्री एक क्षण भी शिथिल नहीं हुई। वैसे यहाँ पर प्रवीण राय के दो मकान हैं, पर प्रवीण राय के एकांत निवास वाला भवन महाकवि के घर की सन्निधि में ही है। जिन लोगों के मन में केशव के काव्य के बारे में रूखेपन और पांडित्य का भ्रम है, उन्हें कदाचित यह पता नहीं है कि केशव हिंदी के उत्तर मध्य युग के कवियों में सबसे अधिक व्यवहारविद, लोक कुशल और मनुष्य के स्वभाव के मर्मज्ञ कवि हैं। भाषा में परंपरा के विशिष्ट अध्ययन का प्रभाव जरूर है, पर तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए क्लिष्ट अर्थता नहीं है। जीवन में राजनीति और कविता दोनों को एक साथ निभाने में यदि कोई सफल हो सकता है तो वह केवल केशव, और राजनीति में भी आदर्श और यथार्थ, सिद्धांत और व्यवहार, देश और व्यक्ति, इन सभी के बीच में सामंजस्य स्थापित करना केशव का लक्ष्य था। कवि केशव की इतनी सुंदर व्याख्या, कवि केशव का इतना स्पष्ट परिचय विद्यानिवास मिश्र की लेखनी ही दे सकती है। इस निबंध में बेतवा के तीर पर इसके साथ साथ कवि केशव की मर्मज्ञ व्यंजनाओं का भी चिंतन स्पष्ट किया है और ये बात उन्होंने कही है कि इन सारी दृष्टियों से केशव का अध्ययन जिस रूप से होना आवश्यक है, वह उसका सही मूल्यांकन हिंदी साहित्य के इतिहास में इसके बिना हो ही नहीं सकता। विंध्य प्रदेश सरकार इस केशव भवन के पुनरुद्धार तथा श्रृंगार के लिए प्रयत्नशील है, साथ ही केशव परिषद भी इसके लिए सन्नद्ध है। पर ओरछा तो हिंदी कविता की राजधानी रही है। हरिराम व्यास की जन्मभूमि होने का भी इसे सौभाग्य प्राप्त है और अभी तक व्यास जी का भवन भी मौजूद है। व्यास जी का महत्व भक्त कवियों में अब तक बहुत ही उपेक्षित सा था और उनके बारे में सही जानकारी निर्विवाद रूप से उपलब्ध नहीं थी, पर हाल ही में उन्हीं के वंशज और मित्र श्री वासुदेव गोस्वामी ने एक विवेचनात्मक ग्रंथ, जिसमें उनकी वाणी भी संग्रहित है, हिंदी को भेंट किया है। प्रसंगवश यहाँ इतना ही उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि यह ग्रंथ गोस्वामी जी के निजी दायित्व की ही पूर्ति नहीं करता, बल्कि समस्त हिंदी वालों के पुण्य कर्तव्य की भी पूर्ति करता है। ओरछा में आश्रय पाने वाले और भी कवियों की, कलाकारों की स्मृति आज के खंडहरों में पड़ी हुई है।
पुराने कागजों के अंबार में कितनी विरल और अप्रकाशित रचनाएं दुबकी पड़ी है, नहीं बताया जा सकता। जो जीवित साहित्यकार, उसकी प्रतिभा का प्रतिकर देने की आवाज़ कितने कोनों से उठाई जाती है, इसका आकलन करते समय मुझे यह लगता है कि सरकार या इस दिशा में कार्य करने वाली किसी प्रतिष्ठित संस्था का पहला कर्तव्य, जो जीवित नहीं है, उन साहित्यकारों की प्रकृतियों का प्रकाशन होना चाहिए। क्योंकि साहित्य का कोई भी कृतिकार अपने लिए नहीं लिखता, वह केवल अपनी दाई छोड़ जाता है। यह सही है कि प्राचीन युग की बहुत सी रचनाएं ऐसी भी होंगी जो अपने लिए लिखी गई होंगी, अर्थात उसके लिखने से अपनी पूजा हुई होगी, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए निजी भोग से कुछ बचा न रहा होगा, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि उस युग की समस्त देन को बुहारू लगाकर बेतवा की धार में विसर्जित कर दिया जाए। क्योंकि उस युग की नाड़ी की धड़कन यदि कहीं मिल सकती है तो इन्हीं रद्दी की टोकरियों में। शीर्षक की सार्थकता है। निबंध गद्य की कसौटी होता है। जिस विषय पर लिखा जाता है, कई बार अप्रत्यक्ष रूप से उसके आगे पीछे इतर उतर इतना लिखा जाता है कि शीर्षक कहीं नज़र नहीं आता। लेकिन विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंधों की श्रृंखला में कई सारे निबंध ऐसे हैं जो अपने शीर्षक के केंद्र में होने का पुष्ट प्रमाण देते हैं। लेखक ने बहुत ही एक गंभीर विचार की अभिव्यक्ति की है। कहते हैं मिश्र जी, मनुष्य का कोई भी इतिहास मलिन नहीं होता। उसका कोई भी दान, यदि वह सचमुच दान है, तो छोटा नहीं होता। दान को दान की मात्रा से नहीं, देने वाले की शक्ति से मानना चाहिए। ओरछा का राजकीय वैभव जहांगीर महल में स्मृति शेष रूप में मौजूद होते हुए भी उतना विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि वैभव की देवी चंचल होती है। जिसे शाश्वतता कहते हैं, वह उसका प्राप्य नहीं है, और कोई भी राज्य या उसका प्रतिनिधि यदि समय की कूची से नाम शेष रहता है तो केवल अपनी उन काया से जिनके कारण सरस्वती के वाहन को नए पंख मिलते हैं। बड़े शाश्वत सत्य का उद्घाटन किया है कि साहित्यकार कुछ शाश्वत जीवन मूल्यों को, कुछ सांस्कृतिक धरोहरों को स्पष्ट करता है। और लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है, और लक्ष्मी और सरस्वती की मैत्री भी बड़ी दुर्लभ होती है। तो सरस्वती के पंख या उनके वाहन को जो नए पंख मिलते हैं, उस कूंची से ही हमारे इतिहास में उसका नाम शेष रहता है। इसके बाद वह फिर बिल्कुल यायावरी वृत्ति से, पर्यटन की वृत्ति से अपनी बात कहते हैं। स्थापत्य कला की दृष्टि से चतुर्भुज मंदिर का विशिष्ट महत्व है। यह बुंदेला स्थापत्य कला का एकमात्र सजीव उदाहरण है। राम मंदिर महाराज भारती चंद द्वारा निर्मित महल है, जो बाद में मधुकर शाह की महारानी गणेश कुंवरी का निवास भवन हो गया था। महारानी ने यहाँ अयोध्या से लाकर राम की मूर्ति स्थापित की। रामनवमी के दिन यहाँ बड़ा मेला लगता है, और उसी समय कवि केशव की जन्म तिथि भी मनाई जाती है। दूसरा प्रसिद्ध मंदिर पश्चिम उत्तर कोने में अवस्थित लक्ष्मी जी का है, जिनके अंदर 18वीं और 19वीं शताब्दी के सुंदर भित्ति चित्र अंकित है। और दुख इस बात का है कि जो भी यात्री पर्यटक वहाँ भ्रमण के लिए आते हैं, वे उन भित्ति चित्रों पर अपना नाम उकेर देते हैं, अपना पता लिख देते हैं। उनकी बड़ी दुर्दशा हो जाती है। लेखक इस बात से बहुत कष्ट में है, और वो क्या कहता है, एक सुंदर संरचना करता है व्यंग की, और कहता है कि इन पर जितने खरोंच लगाए गए हैं, उन सब व्यक्तियों का एक रजिस्टर बनवाकर सामने संगमरमर की शिला पर निहायत काले अक्षरों में उनके नाम अंकित कर दिए जाए। और प्रत्येक सज्जन को जिसने इस भित्ति चित्र पर अपने नाम और पते उकेरे हैं, अपने पर्यटन के दौरान अपनी छवि छोड़ी है, उनको कम से कम 20 बेंत की सजाएं दी जाए, तभी कोई, और वो भी कैसे विशेष कानून बनाकर इसी शिलालेख के सामने खड़ा करके दी जाए, तब जाकर के कि उन कलाकारों की आत्माओं को संतोष मिल पाएगा। मतलब कलाकृतियों को और संस्कृतियों को किस किस तरह से हम दर्शनार्थियों ने, पर्यटकों ने इसको खंडित किया है, इसको तोड़ा मरोड़ा है, इस बात का भी लेखक को बहुत कष्ट है। घूमते घामते काफ़ी देर हो चुकी थी और दतिया का आमंत्रण जोर मारने लगा था।
अपने मित्र गौरी शंकर जी द्विवेदी के साथ झांसी लौटते समय मोटर के बार बार सोचता रहा कि जहाँ वीर सिंह देव, मधुकर शाह, हरदौल और अभी हाल के अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ने देश की आन पर अपनी आहुति दी हो और उनकी आहुति की वेदी पर भारती ने अपने विविध श्रृंगार छींटे हों, वहाँ क्या आज एक सांस्कृतिक तीर्थ स्थापित नहीं किया जा सकता? कितना स्थान यहाँ पर अपनी रिक्तता में बिलख रहा है, कितनी स्मृतियों के तार यहाँ पड़े पड़े जंग खा रहे हैं, कितनी कल्पनाएं अदृश्य छाया सी पंख फड़फड़ा रही है। क्या उनका आमंत्रण कभी हमारे बहरे कानों तक पहुँचेगा, जो अपने अपने हिंदी प्रेम, संस्कृति प्रेम के नारों से संसार भर को बहरा बनाए हुए हैं? एक साहित्यकार की पीड़ा है और बहुत ही काव्यात्मक शैली में इन्होंने अपनी इस पीड़ा को व्यक्त किया है कि क्या हम कभी इस बात के लिए सचेत हो पाएंगे कि हम इन चीज़ों को, सांस्कृतिक तीर्थों को साहित्यिक विरासतों के रूप में सहेज कर रख सकें और अपने संग्रहालयों की दीर्घा में इनको रख सकें। चलते चलते मैंने ओरछा की स्मृतियों से द्रवित बेतवा की रसधार को प्रणाम किया। वह रसधार जिसने जाने कितनी संस्कृतियों का मिलन, बिछो, विकास, ह्रास देखा है और जाने कितनी अमर संजीवनी मूर्छनाओं की प्रतिध्वनि अपनी लहरियों के गान में भरी है, कितनी आहुतियों की दीपमालाएं अपने वक्ष स्थल पर उसने ज्योतित की है, जाने कितने देश के दुख दर्द से आकुल और संतप्त कवियों के मेघदूतों ने उसमें प्यास बुझाई है और अपने गंतव्य स्थान की यात्रा के लिए पानी भरा है। बहुत सुंदर कल्पना की है लेखक ने और ये कहा है कि कितनी भाव भंगिमाओं का सृजन यहाँ पर हुआ, कैसे कैसे उनको शब्द मिले, कैसे अर्थ मिले, कैसे उसमें व्यंजना भरी गई, इस बात का ये प्रमाण है। ये दालान, ये निवास, ये भवन उन सारी प्रतिध्वनियों को अपने अंदर समाये हुए है। मालवों, भारशिवों, वाकाटकों, परमारों, चंदेलों, बूंदेलों की कीर्ति कौमुदी से कितना अमृत उसे प्राप्त हुआ है, इन सब को आंकने के लिए आज हमें अवकाश नहीं है। हम न जाने किस वैभव की दौड़ में भागे चले जा रहे हैं कि अपनी पुरानी विरासत को, अपनी धरोहर को संभालने का हमें वक्त नहीं है। हम नए इतिहास का निर्माण करने चले हैं पर हमें उसके आधार का पता नहीं है। मानो हमारी इस नादानी पर उसकी लहरें खिलखिला रही है। मैंने इस हादसे को प्रणाम किया। बेतवा के तीर पर नदी के किनारे वो लहरें हमें क्या संदेश दे रही है, इस बात को स्पष्ट करते हुए लेखक विद्यानिवास मिश्र ने अपना निबंध को खत्म किया और एक प्रश्न छोड़ दिया कि हम नए इतिहास का निर्माण तो करने जा रहे हैं लेकिन हमें उसके आधार का पता नहीं है। तो इस अंतिम वाक्य के आधार पर एक प्रश्न बनता है कि लेखक ने किस बात पर अफसोस जाहिर किया है। बेतवा के तीर पर निबंध में किस विसंगति को उजागर किया है, अपने शब्दों में लिखिए। निबंध का सारांश लिखिए या बेतवा के तीर में अभिव्यक्त विसंगति को अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न को आपको होम असाइनमेंट के रूप में करना है और इस निबंध को एक बार और अभ्यास के लिए पढ़ लीजिए ताकि आपको जो पुनर्चिंतन प्राप्त होगा उससे विद्यानिवास मिश्र के लालित्य का और निबंध की शैली का विशेष स्वरूप आपके मन में एक स्थायी रूप से अंकित हो सकेगा।